प्लेन की ऊंचाई जब समंदर तल से 10,000 फीट हुई, अचानक से लेफ्ट साइड में जोरदार धमाका हुआ। प्लेन के जिस हिस्से में धमाका हुआ था वहाँ प्लेन के ज्यादातर वायरिंग सिस्टम थे। धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन का ऑटो पायलट मोड काम करना बंद कर दिया। धमाके के बगल में जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था उस सीट पर बैठे हुए पैसेंजर के चिथड़े उड़ गए, मगर प्लेन अभी भी अपनी मंजिल से मीलों दूर थी। क्या प्लेन सही सलामत अपने मंजिल पहुंच पाई होगी या फिर 273 लोगों को गंवानी पड़ी अपनी जान। वक्त था 11 दिसंबर सन 1994 का। फिलीपींस एयरलाइन फ्लाइट 434 सुबह सुबह देश फिलिप्स के मनिका से जाने वाली थी सेबू, पर इस फ्लाइट की ये मेन डेस्टिनेशन नहीं थी। सेबू से वापस उड़ान भरेगी जो करीब 4 घंटे बाद पहुंचेगी जापान की राजधानी टोक्यो। फिलहाल देश फिलीपीन के मनिका में रात के बज रहे थे 2, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। पर इसके 2 घंटे बाद 3 बजे यूसेफ नाम का बंदा अलार्म सेट किया था। 3 बजते ही उठ गया। जांच के बाद ये पता चला ये बोजिंका टेररिस्ट के अंडर काम करता है, जिसका मूल निवास न अफगानिस्तान है, न ईरान, न सऊदी अरेबिया, न इंडिया। कहाँ का है अब तक आप जान चुके होंगे। आज तो टेररिस्ट अटैक करने वाला है, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दिया। जूते की हील में छोटी बैटरी, वायरिंग, स्पार्क सोर्स वगैरह छुपाने लगा। साथ ही साथ एक छोटा सा बैग भी है जो दिखने में शेविंग क्रीम का बॉक्स है, पर वह शेविंग क्रीम का बॉक्स नहीं बल्कि उसमें है लिक्विड एक्सप्लोसिव। सारी चीजों की तैयारी करते करते करीब 4 बज गए। अब उसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना था, क्योंकि प्लेन 5:30 बजे के बाद फ्लाई करने वाली थी। सुबह सूरज निकलते निकलते वह एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इस टाइम सुबह के 5:15 बज रहे थे। फ्लाइट थी 5:35 पर। सभी पैसेंजर के साथ साथ उसकी भी चेकिंग शुरू की गई, जहां वह बम के सारे सामान को अंदर ले जाने में कामयाब हुआ। सिक्योरिटी भी पकड़ नहीं पाई उसे। फिलहाल अभी के लिए प्लेन मनिका से सेबू के लिए उड़ान भरी। प्लेन के उड़ान के टाइम समय हो रहा था 5:35। एरोप्लेन करीब 1 घंटे बाद सेबू पहुंच जाएगी, पर इसी बीच यूसेफ अपने काम को अंजाम देने वाला है। यहाँ बताते चले, प्लेन में वह यूसेफ नाम से नहीं आया है, बल्कि आया है एक नए नाम से। यह प्लेन करीब 15 साल पुराना था, जिसमें कैप्टन की उम्र थी 58 वर्ष तथा को पायलट थे 46 वर्ष के। फ्लाइट इंजीनियर की उम्र थी 34 वर्ष। यूसेफ जहां पर बम लगाना चाहता था वह उस सीट से काफी पीछे था, पर जब प्लेन में गया तो देखा वह सीट अभी भी खाली है। वह चाहे तो बैठ सकता है वहां, क्योंकि उसका मकसद है बम को सीट नंबर 26 में लगाना। यह क्यों, इसका पता चलेगा जल्द ही। फ्लाइट के उड़ान के बाद ही टॉयलेट में जाने का बहाना किया। उसे जाने की परमिशन मिल भी गई। टॉयलेट बैग के साथ निकल पड़ा। टॉयलेट रूम में जाकर टॉयलेटरी बैग को ऑन किया। शेविंग क्रीम के डब्बे को बाहर निकाला, जिसमें कोई शेविंग क्रीम नहीं बल्कि है लिक्विड एक्सप्लोसिव। बैटरी, वायरिंग, स्पार्क वगैरह सब कुछ फिट कर दिया। साथ ही साथ टाइमिंग भी सेट कर दिया करीब 4 घंटे का। मीन्स 4 घंटे बाद होगा जोरदार धमाका। दरअसल सेबू से प्लेन को जापान तक पहुंचने में लगेंगे करीब 4 घंटे। धमाका जापान में ही करने का मेन मकसद है। प्लेन आधे घंटे से ज्यादा का सफर खत्म कर चुका था। बस कुछ ही मिनट बाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। पर वह टॉयलेट जाने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट से सीट नंबर 26 पर बैठने की मांग की। उसे सीट नंबर 26 पर बैठने की परमिशन मिल भी गई, पर जब उसका रीजन पूछा गया कि वहाँ क्यों बैठना चाहते हो, तो वह बताने लगा कि मैं बाहर का नजारा देखना चाहता हूँ। पर उस फ्लाइट अटेंडेंट को कहाँ पता, ऐसा करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। यूसेफ सीट के नीचे बम लगा दिया। प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी जब कुछ ही किलोमीटर बाकी रह गई तो वह वापस अपने सीट पर बैठ गया। प्लेन करीब 1 घंटे 15 मिनट बाद 6:50 पर सेबू पहुंच गई। जिन भी यात्रियों को सेबू में उतरना था उतरने लगे। उसके बाद से जितने भी यात्री प्लेन में आए सब थे जापान के ही, जिनमें से कुछ लोग यहाँ आए थे घूमने के लिए तो कुछ लोग जॉब के लिए। पायलट तथा फ्लाइट अटेंडेंट को मिलाकर मौजूद थे पूरे 193 लोग। पर यहाँ फ्लाइट अटेंडेंट एक चीज नोटिस की कि वो बंदा भी जापान जाने के लिए टिकट बुक किया था, पर वह सेबू में ही रुक गया। ऐसा क्यों, वह जानना भी नहीं चाहिए। चीजों को नजरअंदाज कर दी। फिलहाल अगली उड़ान की तैयारी होने लगी, पर उड़ान से पहले पता चला फ्लाइट थोड़ी लेट से उड़ान भरेगी। यह कंफर्म नहीं था कि कितने मिनट लेट रहेगी। लेट होने से यूसेफ का प्लान फेल होता नजर आ रहा था, क्योंकि प्लेन जितने समय लेट होगी बम उतने समय पहले ही टोक्यो पहुंचने से पहले ब्लास्ट होगा। फिलहाल सारे यात्री समय पर प्लेन में आ गए। वह जिस सीट के नीचे बम लगाया था, सीट नंबर 26, उस पर बैठा एक जापानी पैसेंजर जिसका नाम था इकेगामी। यात्रियों के बीच अनाउंसमेंट किया गया कि फ्लाइट 38 मिनट देरी से फ्लाई करेगी। मीन्स 8 बजे की बजाय फ्लाई करेगी 8:38 पर। इस अनाउंसमेंट के बाद तो यह कंफर्म हो चुका था प्लेन में लगा बम टोक्यो पहुंचने से 38 मिनट पहले ही ब्लास्ट होगा। उस टाइम प्लेन होगी हवा में, वो भी प्रशांत महासागर के ऊपर। फिलहाल प्लेन 38 मिनट लेट 8:38 पर सेबू से उड़ान भरने के लिए रनवे की तरफ चली गई। रनवे पर रनिंग के बाद प्लेन उड़ान भर ली जापान के टोक्यो के लिए। प्लेन में जितने भी जापानी पैसेंजर थे सभी काफी रिच पर्सन है, पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि 1.5 घंटे बाद इनके बीच एक ऐसा धमाका होगा
जिससे इनके कान सुन पड़ जाएंगे। फिलहाल इस टाइम प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लगभग 3 घंटों के सफर के बाद प्लेन पहुंच चुकी थी मिनमी डेको आइलैंड के पास। फिलहाल बॉम्ब में टाइम सेट किए हो चुके थे 3.5 घंटे। बॉम्ब कभी भी कर सकता था ब्लास्ट। जैसे ही 4 घंटे कंप्लीट हुए, सीट के नीचे से जोरदार धमाका हुआ। धमाके का इम्पैक्ट इतना जोरदार था, उस सीट पर बैठे इकेगामी की बॉडी का निचला हिस्सा जो ज्यादातर सीट पर था, खासकर पैर, बाकी बॉडी से अलग हो गया। धमाके का शिकार वही अकेला नहीं हुआ, बल्कि उनके आसपास बैठे हुए करीब 10 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। बॉम्ब सीट नंबर 26 के नीचे इसीलिए लगाया गया क्योंकि उस सीट के नीचे पूरे प्लेन के सभी वायरिंग उसी जगह से एक दूसरे से लिंक थे। धमाके के तुरंत बाद कंट्रोलर केवल जल गए। ऑटो पायलट मोड बंद हो गया प्लेन का। एक पल के लिए कैप्टन का कंट्रोल प्लेन से हट गया, मगर दोबारा से प्लेन को कंट्रोल में लाने के प्रोसेस में जुड़ गए। प्लेन में पूरा धुआं भर गया। यात्री इधर उधर भागने लगे, पर समझदारी दिखाते हुए सभी को सीट पर बैठने को कहा गया, क्योंकि ऐसे में अगर प्लेन के अंदर हाथापाई मची तो एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। ऑक्सीजन मास्क वगैरह धमाके के तुरंत बाद ही खुल गए थे। सभी यात्री घबराए हुए थे। कार्गो डोर में काफी बड़ा होल हो गया था। ज्यादातर धमाके का इम्पैक्ट इकेगामी का बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे इस हादसे का इम्पैक्ट कम पड़ा प्लेन पर। फिलहाल जब इकेगामी को ले जाने के लिए 2 लोग पहुंचे वहां, तो उन्होंने पाया उसका निचला बॉडी कार्गो डोर में जाकर फंस चुका है। अगर वह उस सीट पर नहीं बैठा होता तो ये धमाका इतना बड़ा हो सकता था, इसका इम्पैक्ट विंग पर भी पड़ता। फ्यूल टैंक पर इसका जरा भी असर होता तो पूरा प्लेन पलक झपकते ही बम का रूप लेकर सभी यात्रियों के साथ खत्म हो जाता। फिलहाल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इतने बड़े हादसे के बाद भी इकेगामी जीवित है। कैप्टन को भी ये बातें बताई गई थी कि प्लेन के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है। ये जो इम्पैक्ट पड़ा था इसी की वजह से हुआ है। प्लेन के काफी सारे कंट्रोलर काम करना बंद कर दिए हैं। बड़े मुश्किल से कैप्टन फ्लाई करा पा रहे हैं प्लेन को। टोक्यो यहाँ से अभी भी काफी दूर है, मगर कैप्टन जल्द से जल्द इमरजेंसी लैंडिंग की बात करने लगे। आसपास कोई दूसरा एयरपोर्ट था भी नहीं जहां पर ये उतार सके प्लेन को। इससे पहले ओकिनावा आइलैंड था जहां के नाहा में प्लेन को उतारा जा सकता था, पर ये उसे पीछे छोड़ चुके हैं। वापस जाना है तो फिर से टर्न करना होगा, पर ऐसी स्थिति में ऐसा करना आसान नहीं है। प्लेन के स्टीयरिंग सिस्टम पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था, पहले की तरह काम नहीं कर रहा था। कैप्टन को हुआ था ऐसा एक्सपीरियंस। नाहा के एयरपोर्ट से कैप्टन ने जब कांटेक्ट किया तो पता चला प्लेन की दूरी इस समय वहां से है 74 किलोमीटर। इसके बावजूद कैप्टन दोबारा से टर्न करके नाहा की तरफ कर दिए प्लेन को, पर स्टार्टिंग में प्लेन को वहां उतारने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि प्लेन को उतारने के लिए रनवे सुटेबल नहीं था। वह एक आर्मी बेस है जहाँ फाइटर जेट वगैरह फ्लाई तथा लैंड करते थे उस समय सन 1994 में। लेकिन जब इमरजेंसी की बात की, प्लेन में टेरर अटैक हुआ है, किया गया है बम ब्लास्ट, तो उसे परमिशन मिल गई। फिलहाल अभी के लिए प्लेन को नाहा की तरफ टर्न कर लिया गया था, पर बीच रास्ते में कैप्टन को पता चला प्लेन के कई सारे कंट्रोलर काम करना बंद कर दिए हैं। फ्लाइट इंजीनियर भी पता करने में लगा है कि जो कंट्रोलर काम नहीं कर रहे हैं उसके बगैर प्लेन को साफ तरीके से कैसे लैंड कराया जाए। फिलहाल अभी के लिए फ्लाइट इंजीनियर जैसा जैसा बता रहा था कैप्टन इमरजेंसी की सिचुएशन में कर रहे थे वैसा ही। एयरपोर्ट की दूरी थी अभी भी 50 किलोमीटर, पर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कैप्टन के लिए, वो भी प्लेन को टर्न कराने का, क्योंकि काफी सारे कंट्रोलर के काम न करने पर भी प्लेन को टर्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन कैप्टन ऐसा करने में कामयाब हुए। प्लेन नाहा पहुंच जाएगी बहुत ही जल्द, लेकिन एरोप्लेन जब तक आसमान में फ्लाई कर रहा था सबकी सांसें थमी हुई थी। कैप्टन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगे हैं प्लेन को कैसे भी करके रनवे तक पहुंचाया जाए, पर रनवे तक पहुंचने से पहले कुछ भी हो सकता था उनके साथ। धमाके के बाद प्लेन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा था अभी पता लगाना मुश्किल था। प्लेन अभी समंदर तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है। फिलहाल एरोप्लेन की दूरी रनवे से रह गई थी कुछ ही किलोमीटर। इस समय टाइम हो रहा था दोपहर की 12:30। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जिससे ये अंदाजा लगा सके प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच सकता। रनवे के करीब पहुंचने पर पायलट को थोड़ी सी राहत हुई, मगर पूरी तरह से नहीं। प्लेन को लैंड कराने में तीनों लोग एक साथ काम शुरू कर दिए। फिलहाल 1:15 बजे प्लेन सही सलामत रनवे पर उतरने में कामयाब हुआ। प्लेन को रनवे पर देखकर सभी यात्री बहुत ही खुश थे। उन्हें उम्मीद ही नहीं था कि इतने बड़े धमाके के बाद भी ये आसानी से रनवे तक पहुंच पाएंगे। सही समय पर एम्बुलेंस वगैरह प्लेन तक पहुंच गए। इकेगामी बिल्कुल अधमरे हालत में है, साथ ही साथ वे 10 लोग जो सीट 26 के अगल बगल बैठे थे वे भी जख्मी हैं। प्लेन के उतरते टाइम इकेगामी जीवित था, पर जब उसे एम्बुलेंस में लिया जाने लगा तो डॉक्टरों ने पाया उसकी हो चुकी है डेथ। पर बाकी 292 लोग जीवित बच गए, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को गहरी इंजरी आई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद सन 1995 में यूसेफ को मनिका में ही पकड़ लिया गया। वह जहां रह रहा था जब उसके कमरे में जाया गया तो वहां बम बनाने के बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे। जब और भी जांच आगे बढ़ी तो पता चला उनका फ्लाइट 434 को बम से उड़ाने का मेन मकसद नहीं था,
बल्कि था एक दूसरे प्लेन को भी उसी के साथ खत्म करने का। ये एक दो मिशन पर नहीं थे, ये इस खेल का एक नॉर्मल प्यादा था। इनका इसी तरह बोजिंका टेररिस्ट अटैक का 5 मिशन था, जिनमें कुछ प्लेन पर हमला करने का है, कुछ को सिंगल इंजन वाले प्लेन में बम रखकर बिल्डिंग को उड़ाना। इसी तरह कई सारे मिशन को अंजाम देना चाहते थे, जिसे नाम दिया गया था बोजिंका टेररिस्ट अटैक। जब यूसेफ पकड़ा गया था सन 1995 में, तो उसी टाइम अटलांटा एयरलाइन फ्लाइट 529 में भी धमाका हुआ था, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।